सो आज के इस लेक्चर में मैं आपको स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ाऊँगा। उससे पहले कुछ बेसिक बातें हम थोड़ा रिवाइज़ करके देख लेते हैं, रिकैप करके। सो जैसे मान लेता हूँ कि मेरे पास एक ये वायर है, यूनिफॉर्म वायर मान लिया, चार्ज डेंसिटी लैम्डा मान लिया, और इस वायर से यहाँ पर डिस्टेंस r पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सो जो E की वैल्यू होती है वो E इज़ इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सिलेंडर में भी हम आराम से इसको लगा पाएंगे, सही हो गया। और लैम्डा इज़ द चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज एंड टोटल लेंथ मान लिया मैंने। दूसरा ये होता है कि जैसे मेरे पास एक कोई स्फीयर है, इस स्फीयर की रेडियस r है, कैपिटल R मान लेता हूँ, ये r है, और इस स्फीयर पर चार्ज q है। अब मैं इस स्फीयर से आगे यहाँ पर एक पॉइंट P मान लेता हूँ। इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और मान लिया कि डिस्टेंस कितनी है, r है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हमारा पॉइंट स्फीयर के बाहर है तो पूरे चार्ज को सेंटर पर मान सकते हैं। सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, r। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से पोटेंशियल बता सकता हूँ मैं, q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स का हमें आगे काम पड़ सकता है निकालते समय, तो ये मैंने ऐसे निकाल लिया, पोटेंशियल हो गया। और दूसरा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन है और आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं। सो आप इस फील्ड में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे dB, वो किसके इक्वल होगा, माइनस E डॉट dr। एक जगह से दूसरी जगह आप गए, कोई एलिमेंट ट्रेवल किए, तो dr डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, सो dV विल बी इजिकल टू माइनस E डॉट dr। अब ठीक है, हम इसको बेसिस मान करके आराम से अपना डेरिवेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का बता देता हूँ। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सो मैंने मान लिया कि मेरे पास यहाँ एक ये सिलेंडर है, दिस इज सिलेंडर। इसका केवल फार्मूला याद रखना होगा, बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन अपने से पूछे नहीं जाते हैं। ये मान लिया, और एक अंदर मान लेते हैं, इसी तरह लेंथ, पूरी लेंथ L में, ये उसका इनर पोर्शन हो गया सिलेंडर का ऐसे। और यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ इसका ये एक्सिस है, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। सो अंदर वाले पर प्लस Q चार्ज मान लेंगे। सो ये जो है प्लस Q चार्ज हो गया, और बाहर वाले पर माइनस Q चार्ज हो गया। इसकी रेडियस मान लेते हैं हम, सो रेडियस मान सकते हैं। सो अंदर वाले की रेडियस जो है वो, अंदर वाले की रेडियस r1 मान लेता हूँ, और बाहर वाले की रेडियस r2 मान लेता हूँ। सो मैं केवल इसके क्रॉस सेक्शन को यहाँ ड्रॉ करके देख लेता हूँ। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू कर लेते हैं, तो हमें डेरिवेशन में सुविधा होगी। सो मैंने मान लिया कि ये बाहर का पोर्शन हो गया, और ये सिलेंडर का अंदर का हो गया। ऊपर से हमने देखा इसको, तो ये रेडियस r1, और यहाँ पर ये रेडियस r2 दिखाई देगी। ये अंदर वाले पर प्लस Q चार्ज है, और ये बाहर वाले पर माइनस Q चार्ज है। अब मुझे क्या करना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। सो कैपेसिटेंस निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पहले हम E की वैल्यू लिखेंगे, तभी हम बता सकते हैं। सो ये सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर के सरफेस पर मान लेते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। सो लैम्डा, और इसकी लेंथ में मान लेता हूँ कितनी है, L है,
और टोटल चार्ज क्यू था, तो लेमडा विल बी इज इक्वल टू क्यू बाई एल। तो ऐसे मैं बता सकता हूँ। सो लेमडा की वैल्यू क्यू बाई एल मैंने लिख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर से बाहर की तरफ होंगी। तो यदि मैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनाऊँ, फील्ड लाइन्स, तो इस तरीके से फील्ड प्लस से निकल करके किधर जाएंगी, माइनस की तरफ जाएंगी। सो यदि मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, सो इलेक्ट्रिक dB की जो वैल्यू होगी वो मैं लिख सकता हूँ। सो dB विल बी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर यहाँ होगा। अब मैं फील्ड की डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ, तो इधर ही ई है और इधर की तरफ डी आर मान लूँगा। सो दोनों के बीच का एंगल 0 है। सो dB विल बी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। अब ई की वैल्यू लिख दूँगा। सो dV इज इक्वल टू माइनस ई इज़ लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आप सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखें, कुछ दिक्कत हो तो आप वहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक बात बता दी है। लेमडा की आप वैल्यू चाहें तो लेमडा की वैल्यू आप यहीं पर लिख सकते हैं। सो इट इज़ क्यू बाई एल। सो क्यू माइनस भी लगा देता हूँ, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू आर, और ये कितना हो गया, डी आर हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। सो यहाँ पर हो गया dB, ये हो गया माइनस क्यू डी आर डिवाइड बाई, ये 4 नहीं है, दिस इज़ 2। सो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू आर। अब आप देखिए अंदर वाला यहाँ पर जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। सो ये बी प्लस मान लिया, बाहर वाले का पोटेंशियल बी माइनस मान लिया। अब हम इसको आगे इंटीग्रेट कर लेंगे। सो dB का इंटीग्रल तो कितना होगा, v होगा। सो दिस इज़ द इंटीग्रल ऑफ dB, और ये अंदर प्लस था और ये बाहर माइनस, फिर माइनस। आप देखिए क्या क्या कांस्टेंट है, q डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। सो ये तो बाहर आ गया, q डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, और यहाँ पर हमारे पास बचता क्या है, डी आर बाई आर। डी आर बाई आर का इंटीग्रल होगा log, तो यहाँ हो जाएगा log r, और ये लिमिट मैंने यहाँ पुट नहीं की थी। आप जब यहाँ देखेंगे तो इसका रेडियस कितना था, r1, और जब बाहर वाले सरफेस को ले रहे हैं तो इसका रेडियस r2 है। सो ये r1 और यहाँ पर कितना हो गया, r2 हो गया। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और ये लिमिट पुट कर देंगे तो log r2 डिवाइड बाई r1। ये सब आप बेसिक सी बातें हैं। ये माइनस है, इसको इधर की तरफ कर दीजिए। सो b प्लस माइनस b माइनस। सो दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव सरफेस एंड नेगेटिव सरफेस। ये इनर सरफेस था, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास, q log बेस e है r2 डिवाइड बाई r1 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l। ये रेगुलर कोई रिवाइज करने वाली बात नहीं चल रही है, एक बार हमने डिराइव करके देख लिया, और यही पोटेंशियल डिफरेंस B कहलाता है। कैपेसिटेंस में मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस B इज़ द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट, और पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव कंडक्टर माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव कंडक्टर। तो ये हो गया। सो आप देखिए Q डिवाइड बाई log, ये R2 डिवाइड बाई R1, एंड दिस इज़ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L। सो दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव सिलेंड्रिकल सरफेस एंड नेगेटिव सिलेंड्रिकल सरफेस। अब हमें पता है कि C किसके इक्वल होता है, Q बाई V के। ये डेफिनेशन हमने पहले पढ़ रखी है। सो आप इसकी वैल्यू रख देंगे। सो दिस इज़ Q, और आप जब V की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगी, Q log R2 डिवाइड बाई R1, और जो नीचे था ऊपर चला गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L। सो Q से Q कट गया, तो आप देखिए कैपेसिटेंस किसकी इक्वल हो गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाई log R2 बाई R1। log बेस E, आप इसको ln पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। सो आप एक बार इसको डिराइव करके देख लीजिए। बाकी हमेशा एग्ज़ाम में फार्मूला याद करके जाइए, ये भी आप फार्मूला की तरह ध्यान रख सकते हैं। सो आप समझिए, मेरे पास एक ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बनाया था।
कैपेसिटर है तो मुझे 2 कंडक्टर तो लेना होगा, एक कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज देना होगा और एक कंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज देना होगा। सो मैंने इनर सिलेंडर माना जिसकी रेडियस r1 है और आउटर सिलेंडर माना जिसकी रेडियस r2 है। बीच में कोई स्पेस नहीं है। अब बीच में स्पेस का मतलब बीच के स्पेस में कुछ भी फील्ड नहीं है। यदि मैं इसमें कुछ फिल कर देता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ लिए हैं कि हम जब कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं कंप्लीटली तो एप्सिलॉन नॉट इज रिप्लेस्ड बाय के इंटू अप्लाइज एप्सिलॉन नॉट वेयर के इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अभी तो मैंने इसमें वैक्यूम मान लिया, बट यदि हम इसमें कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर देते हैं, कुछ डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करके वहाँ पर लिख देंगे के एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए मैंने इसको क्रॉस सेक्शनल भी उसका बना लिया। तो अंदर वाली का रेडियस कितना है r1, तो ये मैंने r1 मान लिया। इस पर चार्ज कितना है +q, तो मैंने इसको +q लिख दिया। ये स्फीयर नहीं है, ये सिलेंडर ही है, बट लगाने के लिए मैंने इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू लिख दिया है। और ये r2 इस पर -q चार्ज है। ऐसे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल व्यू देखने के लिए। अब यहाँ पर बीच में कहीं पर हम सबसे पहले इसके बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के बाद सो मैंने मान लिया कि हम यहाँ पर किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिखना चाहते हैं। सो बीच के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगी वो किसकी इक्वल होगी, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये अपने को वायर से पता है। सो ये हमारा जो सिलेंडर है यहाँ पर पूरे में यहाँ से इधर की तरफ प्लस चार्ज होगा। सो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जिस पे हम प्लस लिख रहे हैं वो अंदर वाला है, इस तरीके से पूरे सरफेस पर रहेगा। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक अ वायर। और आप यहाँ डिस्टेंस r पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर हो जाएगी। ये लिख दिया। फिर मैंने पोटेंशियल निकाल लिया है। अब यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल, और हम आगे जा रहे हैं तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो dv विल बी इक्वल टू -E.dr। अब इनिशियल लिमिट पॉजिटिव वाली का है तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर हम जब इसकी r की वैल्यू लेंगे तो इनर वाली का रेडियस कितना है, r1। और फाइनली जब आप यहाँ से इंटीग्रेट करते हुए यहाँ पहुँचेंगे तो बाद की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r2 हो जाएगी। यही मैंने वैल्यूज पुट कर दिया है। सो ऐसे हम बता सकते हैं। तो ये तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बाद स्फेरिकल। स्फेरिकल कैपेसिटर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में हमसे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सो स्फेरिकल कैपेसिटर में हम क्या लेना चाहते हैं कि जैसे हमारे पास एक स्फीयर कंसीडर कर लें। सपोज ये एक स्फीयर है और एक हमने दो तो मानना ही पड़ेगा, ये मान लिया। अंदर वाले का जो रेडियस है वो मैं r1 मानूंगा और बाहर वाले की जो रेडियस है वो r2 मान लिया। यहाँ अंदर वाले पर +q चार्ज देना होगा और बाहर वाले पर -q चार्ज। अब बीच के किसी स्पेस में हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे उनके बीच का। सो आप देखिए बहुत आसानी से बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिस्टेंस r पर, सो E विल बी इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा, है नहीं। यहाँ से इससे डिस्टेंस r है। इस किसी सेल के अंदर यदि आप कोई चार्ज देते हैं तो सेल के अंदर इसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, बाहर होगी, है ना। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये सब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिवाइज कर सकते हैं यदि आप भूल गए हैं। dV की वैल्यू -E/dre होगी बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। सो dV की वैल्यू हो जाएगी -E/Q/dr डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। अब मैं इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करना चाहूँगा। सो dV और यहाँ पर भी होगा Q/dr डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। अब ये अंदर r1 रेडियस है। जब आप भाई यहाँ से यहीं तक तो ले रहे हैं, हमें इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो इसके बीच में हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, फिर यहाँ से यहाँ तक हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो r1 और ये कितना है r2। जब r1 मैंने लिया तो वहाँ पर सरफेस का पोटेंशियल कितना है B+, और r2 लिया तो इस सरफेस का पोटेंशियल कितना मान लिया V-। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे हम। सो dV का इंटीग्रल V होगा, यहाँ पर B+ और ये B-। और आप जब यहाँ की तरफ लेंगे
सो माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आप जब 1/r² को इंटीग्रेट करेंगे से -1/r हो जाएगा। दिस विल बी -1/r, और लिमिट तो अपने को पता ही है, सो r1 और ये r2 हो गई। सो आप देखिए b माइनस b प्लस इज इक्वल टू -q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे सो माइनस आप चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं, ये माइनस बाहर ले लीजिए तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 1/r2 माइनस 1/r1 ऐसे बना लिया मैंने। सो इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। ये v प्लस माइनस b माइनस, प्लस वाले को पहले लिख दिया और इसको इधर उल्टा कर देता हूँ, q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर चूँकि माइनस माइनस स्विच कर दिया है सो ये r1 प्लस हो जाएगा और r2 माइनस हो जाएगा, ऐसे बता सकते हैं। अब इसको तो मैं v लिखूँगा पोटेंशियल, इसको जो है एलसीएम ले लूँगा, सो q दिस इज़ r2 माइनस r1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 इंटू r2, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर एंड पॉजिटिव स्फीयर एंड नेगेटिव स्फीयर, ये v आ गया। अब आप देखिए c की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, q/v, तो c इज इक्वल टू ये ऐसे मैंने बना लिया q/v, सो आप इसे q की लिख दीजिए, सो इट इज़ q एंड बाई v, सो q r2 माइनस r1, और ये ऊपर चला गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 इंटू r2। ये सब एक बार रफ में डिराइव करके देख लीजिए, बाकी तो रिज़ल्ट याद रखना होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ही अपने को ध्यान रखने होंगे, एक बार डिराइव जरूर कर लें। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज़ r1 r2 डिवाइड बाई r2 माइनस r1। तो इस तरीके से मैंने आपको स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के डेरिवेशंस करा दिया। सो हम ऐसे जो है डिराइव कर सकते हैं, ये हमारा फार्मूला हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 डिवाइड बाई r2 माइनस r1। अब इसमें कुछ नोट करके लिख लिया जाए। सो नोट फर्स्ट में मैं लिख देता हूँ फॉर आइसोलेटेड स्फीयर, फॉर आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड स्फीयर का क्या मतलब होगा, ये मेरे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है और इसके सराउंडिंग में कोई दूसरा स्फीयर नहीं, बहुत दूर जा कर के इन्फिनिटी में एक आपके पास स्फीयर है, यहाँ पर काफ़ी दूर, ये इनफाइनाइट पर है। सो इसका जो रेडियस होगा ये कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, तो ये आइसोलेटेड हो गया। दूसरा कंडक्टर हमारा काफ़ी दूर है। सो r1 की वैल्यू तो किसके इक्वल है, r के, और r2 की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है। तो आप देखिए c का फार्मूला कितना था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 डिवाइड बाई r2 माइनस r1। अभी आप इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, यहाँ पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अनडिफाइंड है। सो आप सबसे पहले r2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप जब इसको r2 से डिवाइड करेंगे सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ r1 हो गया, इधर r2 बाई r2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस r1 बाई r2। अब r2 की वैल्यू आप पुट कर देंगे इनफाइनाइट, तो ये r बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 होगा। सो मैं यहीं पर इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ। तो c इज इक्वल टू हुआ कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r1 की वैल्यू r है तो r लिख दिया, 1 माइनस r बाई इन्फिनिटी, और यदि हम इन्फिनिटी से किसी फाइनाइट नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 0, r बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ए फाइनाइट नंबर डिवाइड बाई अ वेरी लार्ज नंबर विल बी 0। तो c इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यदि हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड स्फीयर है तो उस आइसोलेटेड स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इस तरीके से आप जो है बहुत आसानी से बता सकते। सो अब मैं आपको इसमें एनर्जी सिखा देता हूँ कि एनर्जी कैसे निकालेंगे। सो एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड का मतलब उसके सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है, आइसोलेटेड स्फीयर। इसी को बहुत बार हम सेल्फ एनर्जी लिख के रखते हैं,
सो सेल्फ एनर्जी अपने को अब बताना है इसकी। ठीक है, तो काफ़ी आसानी से बताया जा सकता है इसको। जैसे प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक स्फीयर है और इस स्फीयर की रेडियस r है और इस स्फीयर पर जो चार्ज मैंने दिया वो प्लस क्यू दे दिया। तो इस स्फीयर के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। उस रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक एक्सटेंड कर रही होगी, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रही होगी। तो इस पूरे सराउंडिंग एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी और मुझे उस स्टोर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये तो पूरा कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है। सो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है तो मुझको क्या करना है, रेडियस r से लेकर के इन्फिनिटी तक स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एनर्जी स्टोर्ड है ये निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर एक बहुत पतला सा एक स्फीयर एज्यूम कर लूँगा जिसकी मैंने रेडियस कितनी मान लिया, r रेडियस और बहुत ही छोटा विड्थ का भी। ये सब फ्री हैंड बना रहे हैं, अपने को फ्री हैंड ही बनाना है। ऐसा तो है नहीं कि कॉपी में बनाते समय, ये एग्ज़ाम देते समय कंप्यूटर में बनाएंगे आप। सो आप हमेशा फ्री हैंड बनाएं। सो ये इसकी विड्थ कितनी मान लिया मैंने, dr मान लिया। अब ये जो मैंने पोर्शन माना है इसका वॉल्यूम भी लिख लेता हूँ। तो इसका वॉल्यूम, पोटेंशियल नहीं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम dv कितना होगा, इसका रेडियस कितना है r है तो ये इसका एरिया कितना हो गया 4 पाई r स्क्वायर और इसकी विड्थ कितनी है dr। सो वॉल्यूम इज एरिया इनटू थिकनेस। क्यों, क्योंकि हमने बहुत थिन जो है, बहुत पतला सा हमने स्फेरिकल सेल कंसीडर किया। क्यों कंसीडर किया ये भी मैं आपको सब समझा रहा हूँ कि कैसे अपने को एनर्जी निकालना है ना। ये हो सकता है कि आप सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हो, बट आप जैसे मान लिया कि मेरे पास ये स्फीयर है, इस स्फीयर की जो फील्ड होगी वो इसके सरफेस से लेकर के रेडियली इनफाइनाइट तक जाएगी। सो पूरे r से लेकर के इन्फिनिटी तक जहाँ तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उस पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी टोटल एनर्जी स्टोर्ड है ये हमें निकालना है। सो मैंने आपको एनर्जी डेंसिटी बताया था। सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन मैंने करा दिया है। एनर्जी डेंसिटी से कोई मतलब नहीं होता कि किस कन्फिग्रेशन की है। सो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u दैट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। ये देखिए एनर्जी डेंसिटी आ गई। ठीक है, अब हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एनर्जी डेंसिटी लिखना है कि वहाँ पर एनर्जी डेंसिटी है कितनी। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर चार्ज कितना है q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये हो गया है ना, और इसका स्क्वायर कर दिया। सो एनर्जी डेंसिटी ये मैं इस साइट पर जो मैंने स्फेरिकल सेल लिया है वहाँ पर मैं निकालना चाहता हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर डिवाइड बाई 2 × 4 दिस इज़ 8। सो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर, ये जो है कुछ गड़बड़ हो गया हमारा, है ना। सो ऐसा कर लेता हूँ मैं, ये स्क्वायर कर रखा है तो 4 × 4 16 होगा, 16 × 32 होगा। सो 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और ये कितना हो गया r⁴। ये एनर्जी डेंसिटी आ गई। अब जब हमने एक बार एनर्जी डेंसिटी निकाल लिया उस पोर्शन पे, तो हमें वहाँ पर एनर्जी निकालना होगा। सो उस छोटे से पोर्शन में एनर्जी को मान लेता हूँ du है। सो किसकी इक्वल होगी, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये होगा। क्यों मैंने ऐसा लिखा, बिकॉज एनर्जी डेंसिटी जो होती है, एनर्जी डेंसिटी इज़ द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये है। तो वहाँ पर इस छोटे से पोर्शन में, ये जो छोटा सा पोर्शन है इसमें स्टोर्ड एनर्जी मैं क्या मान लेता हूँ du, और इस छोटे से पोर्शन का वॉल्यूम कितना है dv है। तो इस छोटे से पोर्शन की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, du/dv होगी। सो यहाँ पर du/dv, तो u की यहाँ पर वैल्यू मैंने लिख दिया, है ना। ये एनर्जी डेंसिटी इज़ एनर्जी बाई वॉल्यूम, और वहाँ पर एनर्जी कितना है du और वॉल्यूम कितना है dv। सो आप देखिए du किसकी इक्वल हो गया, u × dv की इक्वल हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको इंटीग्रेट कर लूँगा इसकी वैल्यू को।
सो जो डी यू की वैल्यू है वो पहले लिख लेता हूँ। डी यू की वैल्यू मैंने वहाँ पर लिखा था u इंटू डी वी। सो आप देखिए u हमारे पास कितना है, एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर। सो एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, ये भी हम कैंसिल नहीं किए हैं, एंड डिवाइड बाई 32 पाई स्क्वायर। सो 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एंड दिस इज r टू द पावर 4। ये तो du आ गया, ठीक है। du की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब du की वैल्यू के बाद मुझको किसकी वैल्यू निकालना है, dv की। तो dv है यहाँ पर कितना 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर, ये हो गया। सो अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट एक कैंसिल हो गया, और 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया, और इधर ये 8 आ जाएगा। सो डी यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, 4 से इसको काट देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो क्यू स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आर स्क्वायर से एक और स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बचा डी आर, एंड दिस इज डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इतना बच गया। अब आप टोटल एनर्जी निकालना चाहेंगे, सो इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एनर्जी यू हो गई। इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। सो क्यू स्क्वायर डी आर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो गया। अब आप देखिए हमारी फील्ड कहाँ से एक्सटेंड कर रही थी, आर से इन्फिनिटी तक, तो ये वाला तो लिमिट आर हो गया और ये वाला लिमिट इन्फिनिटी हो गया। सो इंटीग्रेट करेंगे अब इसको बहुत आसानी से। सो अब देखिए क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर ही आ गया, और ये डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दिस इज़ आर टू इन्फिनिटी। ये छोटे छोटे इंटीग्रल्स हैं, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, रिवाइज करके देख सकते हैं इसको। सो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। इंटीग्रल -1/r होगा, 1/r स्क्वायर का -1/r, अभी मैं लिख दूंगा एक जगह। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। सो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज 1/r माइनस 1/infinity, 1/infinity 0। सो कितना हो गया, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो दिस इज़ योर एनर्जी। अब आप याद रखिए, जिससे कभी पूछे अपने से, वैसे देखो पूछना तो नहीं चाहिए AIPMT में, नीट के लिए कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं पूछना चाहिए, बट बुक्स में दिया हुआ है। सो अपने को सेल्फ एनर्जी पता होनी चाहिए ना। जैसे मान लेते हैं तो दिस इज़ द सेल्फ एनर्जी और एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमारे पास जो स्फीयर था, ये जो मैंने स्फीयर मान लिया, मान लो एक मेरे पास ये स्फीयर है, इस पर प्लस चार्ज है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके रेडियल निकलेगी यहाँ से, है ना, ऐसे इन्फिनिटी तक होगी। आप कहीं पर भी बनाइए, ऐसे जो है वो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी यहाँ से, इस तरीके से। इस पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या स्टोर्ड होगी, एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो यहाँ से लेके सरफेस से जा कर के इन्फिनिटी तक टोटल जो एनर्जी हो कितनी है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस तरीके से मैंने आपको इसमें एनर्जी निकालना सिखा दिया, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। सो हमारे पास यदि कोई स्फीयर है, आइसोलेटेड स्फीयर है, तो हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं, पोटेंशियल बता सकते हैं, उसका कैपेसिटेंस बता सकते हैं, और उस स्फीयर की हम क्या बता सकते हैं, एनर्जी निकालना बता सकते हैं कि पूरे स्पेस में उसके सरफेस से लेकर के इन्फिनिटी तक जो पूरा सराउंडिंग स्पेस है, और हमने वहाँ पर वैक्यूम मान लिया है। यदि वैक्यूम नहीं होगा, मान लेते हैं किसी मीडियम से सराउंडेड है, तो केवल एक छोटा सा चेंज अपने को करना होगा कि जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा k इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम उसको रिप्लेस। तो इस सेक्शन में मैं आपको दो मेरे पास स्फेरिकल कंडक्टर हैं, और उन दोनों स्फेरिकल कंडक्टर को जब हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो उनके बीच में चार्ज की शेयरिंग कैसे होगी, ये मेरे को आपको और थोड़ा सा पोर्शन सिखाना है। सो नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन आइसोलेटेड स्फीयर्स। आइसोलेटेड स्फीयर्स, तो हमारे पास स्फीयर्स हैं दो। आइसोलेटेड का मतलब कि एक का इफेक्ट दूसरे पर नहीं हो रहा, वो इतने डिस्टेंस पर हैं कि एक दूसरे के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को वो
इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो ये मैंने रेडियस R1 मान लिया और ये चार्ज इस पर Q1 है, ये एक दूर बनाया, इस पर रेडियस R2 है और ये Q2। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। सो इट इज़ अ कंडक्टिंग वायर। सो जब मैं कंडक्टिंग वायर से जोड़ूंगा तो यदि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर है तो इनके बीच में कोई चार्ज की शेयरिंग नहीं होगी। चार्ज तो फ्लो करेगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। यदि हमारा ऐसा हो जाए कि जैसे इसका पोटेंशियल इसके सरफेस पर KQ1/R1 होगा, इसे KQ2/R2 होगा, यदि Q1/R1 और Q2/R2 ये दोनों बराबर हैं तो इनके बीच में शेयरिंग नहीं होगी। लेकिन यदि इनका पोटेंशियल बराबर नहीं है तो चार्ज का फ्लो हमेशा होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ये मैंने आपको पहले सिखा रखा है। सो मान लेता हूँ कि B1 पहले वाले का पोटेंशियल हो गया और B2 बाद वाले का पोटेंशियल हो गया। सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, कॉमन पोटेंशियल। इसका मैंने आपको कैपेसिटर पढ़ाते समय फार्मूला पहले डिराइव करा दिया था, चार्ज कंजर्वेशन से आसानी से आ जाता है। तो ये हो जाएगा C1V1 पहले वाले के लिए प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये हो गया। C है यहाँ पर कितना 4πε0 या ये होगा टोटल इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2 और डिवाइड बाई ये C1 प्लस C2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल आ गया। कॉमन पोटेंशियल के बाद चार्ज, फाइनल चार्ज निकाल सकते हैं आप। सो यहाँ पर हम फाइनल चार्ज लिख देते हैं। सो पहले वाले का Q1 डैश ये किसके इक्वल हो जाएगा, C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल, और ये Q2 डैश कितना हो जाएगा, CT इंटू कॉमन पोटेंशियल। अब आप देखिए जो C है वो कितना है, C होता है 4πε0 RK। सो देयरफॉर C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो आपको यदि कहीं कैलकुलेशन नहीं करना है तो C को हटा करके आप R लिख सकते हैं। और B भी अपने को पता है कि उनका B1 B2 कितना होगा, KQ/R के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। सो आगे हम जहाँ पर चार्ज शेयरिंग लेंगे वहाँ पर कॉमन पोटेंशियल निकालें। कॉमन पोटेंशियल के बाद हम लॉस इन एनर्जी भी लिख सकते हैं। सो जब हम उन स्फीयर को आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो उनके बीच में एनर्जी का लॉस ज़रूर होगा। जब भी कहीं पर भी किसी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होगा, चाहे वो लोकल ट्रांसफ़र हो, कंडक्टर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हो या एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में हो, तो उनके बीच में एनर्जी का लॉस ज़रूर होगा। ये डेफिनेट है, एनर्जी लॉस होगी ही होगी। सो डेल्टा U ये मैंने आपको पहले बता रखा है किसके इक्वल होगा। सो याद होगा अपने को C1C2 डिवाइड बाई 2 C1 प्लस C2 डिवाइड बाई B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ द लॉस इन एनर्जी। इसके डेरिवेशन मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सिखा दिया था। तो लॉस इन एनर्जी केवल तभी नहीं होगी जब हमारे दोनों कैपेसिटर्स कहाँ पर होंगे, सेम पोटेंशियल पर होंगे। लेकिन यदि हमारे कैपेसिटर सेम पोटेंशियल पर नहीं है, हमारे कंडक्टर सेम पोटेंशियल पर नहीं है, तो उनको कनेक्ट करने पर उन पर लॉस एनर्जी ज़रूर होगी। तो हम उस तरह से बता सकते हैं। हमने कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया, कॉमन पोटेंशियल के बाद हमने उसका चार्ज बता दिया। सो अब चार्ज का रेशियो बता सकते हैं, Q1 डैश Q2 डैश C1/C2 है ना। सो आप यदि यहाँ पर निकालना चाहें, सो अभी मैं क्वेश्चन लगाते समय आपको ये सब सिखा दूँगा कि हम क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करेंगे। अब इसमें मैं आपको स्फेरिकल कैपेसिटर पर कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। सो पहला है, फाइंड कैपेसिटेंस इन द फॉलोइंग। कुछ मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दूंगा, उन कॉन्फ़िगरेशन में अपने को कैपेसिटेंस निकालना है। सो फर्स्ट है कि मेरे पास जो है दो स्फीयर्स हैं, एक ये बड़ा मान लिया, एक ये छोटा मान लिया। अंदर वाले का रेडियस R1 और बाहर वाले का रेडियस R2, ये मैंने मान लिया R1 R2 नहीं R और 2R। इसका कैपेसिटेंस निकालना है। सो मैं क्या करूँगा कि मैंने अभी आपको बताया था पीछे सॉल्यूशन में। सो R1 की वैल्यू तो कितनी है R, और R2 की वैल्यू कितनी है 2R है। सो अब C की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होगी,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1, ये हो गया। So 4 pi epsilon naught R1 into R2, so R into 2R डिवाइड बाई R2 माइनस R1, सो 2R माइनस R के इक्वल हो जाएगा। सो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 8, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू R, R स्क्वायर 2R से R, यहाँ पर 8 हो गया और एक कैंसिल हो जाएगा। तो C की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये अपने को डेरिवेशन के थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैंने आपको सिखा रखा है, उसी तरीके से आप इनको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में एक R रेडियस, दूसरा 2R रेडियस और तीसरा 3R रेडियस। तो मुझे क्या बताना है कि अंदर जो है ये वाला स्फीयर ए है और ये बी है, तो बेसिकली ये कैपेसिटेंस निकालना है, तो सी ए बी निकालना है, कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सो जैसे ए से बी की तरफ जाएंगे तो ये एक कैपेसिटर पड़ेगा और ये दूसरा कैपेसिटर पड़ेगा, तो हमारे पास 2 कैपेसिटर हो गए। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 2 कैपेसिटर हो गए। ये पॉइंट ए है, जब गए तो एक स्फीयर है और एक स्फीयर है, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर, और एक स्फीयर और एक 2 कंडक्टर ए है, तो इनके बीच में एक कैपेसिटर, तो 2 कैपेसिटर हो गए। तो पहले एक पड़ा फिर दूसरा पड़ा, जब मैं आगे गया तो ये एक C1 हो गया और एक C2 हो गया, और ये कैपेसिटर का सिंबल है, तो बी ये C1 बना लिया और C2 दोनों सीरीज में हो गए। अब मैं C1 की वैल्यू लिखूँगा। C1 की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2, तो R इंटू 2R डिवाइड बाई 2R माइनस R, तो अभी तो मैंने आपको इसको बताया ही था, तो 8 यहाँ पर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये C1 हो गया। C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये C2 ये 2R इंटू 3R है, एंड दिस इज़ 3R माइनस 2R, ऐसे बता सकते हैं। तो यहाँ R से R कट जाएगा और ये 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, तो C2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 24 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ से हम इसको बता सकते हैं, 6 इंटू 4 24 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 3R और R, 3R से 2R कैंसिल हो गया। तो अब ये मेरे पास सी ए बी निकालना है इन दोनों के बीच में, सो दोनों सीरीज़ में है, तो प्रोडक्ट बाई सम C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो ऐसे हम इसको जो है पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आप सॉल्व कर लेना इसको कितना आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि सॉल्व करने के बाद जो है वो आप आसानी से बता सकते हैं इसको। C1 C2 इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 6 पाई एप्सिलॉन नॉट R ये आना चाहिए, आप एक बार वेरीफाई करके देख लेना। सो हम ऐसे बता सकते हैं। अब मैं आपको इसी में एक तीसरा क्वेश्चन करा देता हूँ कि जैसे मेरे पास एक ये और स्फीयर है और जिसकी रेडियस कितनी दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, आइसोलेटेड स्फीयर, इसका कैपेसिटेंस बताना है। तो बहुत आसानी से बता पाऊँगा मैं। R की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 10 डिवाइड बाई 100 मीटर आ जाएगा, मतलब 1/10 मीटर आ गया। अब कैपेसिटेंस किसकी इक्वल होगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आइसोलेटेड है, सो आप इसकी वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर, बात ख़त्म। सो यहाँ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाई 10 हो गया, सो ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 5। ये आपका जो है स्फेरिकल कैपेसिटर का जो आइसोलेटेड था, जिसका रेडियस 10 था। अब ये ध्यान रखना, ये सब हम फैराड में लिखना चाहेंगे, SI सिस्टम में लिखेंगे, तो हम रेडियस को भी SI सिस्टम में ही कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सो मैंने आपको यहाँ पर स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना सिखाया। सो अब आगे मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन और करा देता हूँ कि हमारे पास दो स्फीयर हैं, एक का रेडियस r, चार्ज q, दूसरे का रेडियस 2r और ये अनचार्ज है। तो if spheres are connected, if they are connected by conducting wire, then find, क्या क्या निकालना चाहते हैं? कॉमन पोटेंशियल, फाइनल चार्ज एंड लॉस इन एनर्जी। अभी हम वही मेथड लगाएंगे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में लगाया था, बट दूसरे भी तरीके होते हैं जहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं। सो कॉमन पोटेंशियल, पहले आप देखिए Q1 की वैल्यू कितनी है, Q है, ठीक है, और Q2 की वैल्यू कितनी है, 0। C1 लिख लेता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और C2 लिख देता हूँ 2R है तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। अब कॉमन पोटेंशियल V की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर, कितनी थी, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। तो C1V1 और मतलब ये Q ही हो गया पहले वाले का, तो ये Q प्लस 0 टोटल चार्ज, और C1 प्लस C2 लिखेंगे तो 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12, तो 12 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ पर जो कॉमन पोटेंशियल आ गया वो काफ़ी जल्दी हमने बता दिया, Q डिवाइड बाई 12 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। ये पहले बेसिक आप सीखिए, बाद में मैं अल्टरनेटिव तरीके से कैसे सॉल्व करना है ये आपको सिखा दूंगा। पहले हमें कोई नई चीज़ नहीं सीखना पड़े, ये मैंने आपको बता दिया। तो कॉमन पोटेंशियल निकालिए, कैसे कॉमन पोटेंशियल निकालिया, पहले बताया C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C1V1 इज़ द चार्ज Q1, तो Q लिख दिया, एंड C2V2 इज़ द इनिशियल चार्ज। आप तो 0 ही है, तो ऐसे बता सकते हैं हम। तो ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। कॉमन पोटेंशियल के बाद फाइनल चार्ज, तो पहले वाले पर फाइनल चार्ज Q1 डैश मान लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा, C1 इंटू B, तो C1 है कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और V अपने को पता ही होता है, शुरू में जो कॉमन पोटेंशियल आया है कितना, Q डिवाइड बाई 12 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो 12 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। तो पाई एप्सिलॉन नॉट R कैंसिल हो गया, सो ये आ जाएगा Q1 डैश जो है वो Q/3 के इक्वल होगा। दूसरा तो अपने आप ही आ गया, Q2 डैश माइनस कर दीजिए उसको Q में से, क्योंकि टोटल चार्ज तो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, सो 2Q/3 आ जाएगा। या आप Q2 डैश निकालना चाहते हैं सो C2 इंटू B से भी आ जाएगा। तो C2 हमारे पास कितना था, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और जो B आपने निकाला है कितना है, Q डिवाइड बाई 12 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ऐसा कोई टफ नहीं है, बहुत आसानी से हम इसे बता सकते हैं। अब आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 2Q/3 आ जाएगी। तो हमने कोई नया फंडामेंटल नहीं सीखा, हमने जो पहले सीखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फाइनल चार्ज निकालना, फाइनल पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल निकालना, लॉस इन एनर्जी निकालना, मैंने उसी को यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। आगे चल कर के स्फेरिकल कैपेसिटर में हमारे पास ज़रूर कुछ तरीके हैं जहाँ से मैं आपको आगे इलस्ट्रेट करके सिखा दूँगा ये। सो हम दूसरे अल्टरनेटिव तरीके से भी सॉल्व करना सीखेंगे, बट अभी मैं आपको यही से बता रहा हूँ। सो लॉस इन एनर्जी, यदि हमें यहाँ पर लॉस इन एनर्जी बताना है तो लॉस एनर्जी डेल्टा यू आपको पहले बता रखा हूँ, C1 C2 डिवाइड बाई 2 C1 प्लस C2, सो B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करके आप निकाल लीजिए। सो आप इस तरीके से लॉस इन एनर्जी बता सकते हैं। सो C1 C2 यहाँ आ जाएगा कितना हमारे पास, C1 C2 है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये C1 C2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये
और B1 माइनस B2, तो B1 तो केवल पहले वाले का ही था ना, सो पहले वाले का है उसमें, सो ये केवल B1 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 C1 प्लस C2 तो 8, और ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आप देख लेना इसको, है ना, मैं बहुत बेसिक सा सोल्यूशन अब आपको नहीं करा रहा, ये अब आपको अपने आप वेरीफाई कर लेना चाहिए। क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 12 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा, ये आपकी डेल्टा यू है। V1 की वैल्यू कितनी होगी, शुरू वाले का पोटेंशियल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ V1 कितना होगा, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये लिख देना, आ जाएगा अपने आप। तो इस तरीके से हम लॉस इन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं।